नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। क्या डीआरआई के ऑफिसर्स कस्टम्स ड्यूटी डिमांड करने के लिए शोकॉज नोटिस इशू कर सकते हैं? इसी के बारे में आज के अंक में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर दिया है। अभी के रिसेंट जजमेंट के बारे में चर्चा करने से पहले पुरानी कुछ बैकग्राउंड आपको इसकी बता देता हूं। जो कमिश्नर ऑफ कस्टम्स वर्सेस सैयद अली, इस केस के अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह इश्यू आया था कि कमिश्नर ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव क्या रीअसेसमेंट के लिए शोकॉज नोटिस दे सकता है। उस जजमेंट में प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में दी हुई है, वो और सेक्शन 4 वह दोनों पे चर्चा हुई थी। प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन के हिसाब से proper officer in relation to any functions to be performed under this act means the officer of customs who is assigned those functions by the board or the principal commissioner of customs or commissioner of customs। जिन ऑफिसर्स को बोर्ड ने वो फंक्शन असाइन किए हैं, वही उस फंक्शन के लिए प्रॉपर ऑफिसर माना जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सैयद अली के केस में यह कहा था कि द कलेक्टर ऑफ कस्टम्स not being a proper officer within the meaning of section 2 into bracket 34 of the act was not competent to issue शोकॉज notice for reassessment under section 28 of the act। जो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव है, वह सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 के अंतर्गत प्रॉपर ऑफिसर नहीं था, इसलिए वह सेक्शन 28 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 के अंतर्गत शोकॉज नोटिस इश्यू करने के लिए कंपिटेंट नहीं था। जब ऑनरेबल कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि जो कमिश्नर ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव है, उसे सेक्शन 4 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ कस्टम्स बॉम्बे, थाने और कोलाबा डिस्ट्रिक्ट के पावर दिए गए हैं, तब कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 4 के पावर अलग है, क्योंकि कलेक्टर ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव को प्रॉपर ऑफिसर नहीं घोषित किया गया है, इसलिए वह शोकॉज नोटिस सेक्शन 28 के अंतर्गत इश्यू नहीं कर सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में यह कहा कि सेक्शन 4 और सेक्शन 5 के अंतर्गत बोर्ड किन्हीं ऑफिसर्स को ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स अपॉइंट कर सकता है और उन पर अलग अलग कार्य निष्पादन करने के लिए पावर उन्हें दे सकता है, लेकिन इतने मात्र से जो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव है, उसको सेक्शन 28 के अंतर्गत शोकॉज नोटिस इश्यू करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर बनाया गया है, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि सेक्शन 2 सब सेक्शन 34 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ कस्टम्स प्रिवेंटिव को प्रॉपर ऑफिसर डेजिग्नेट नहीं किया गया है। इस प्रकार से सैयद अली के केस में डीआरआई ऑफिसर के द्वारा जो भी शोकॉज नोटिस जारी की गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया था, और इस प्रकार से जितनी भी शोकॉज नोटिस डीआरआई के द्वारा जारी की गई थी, उन सभी की वैधता के ऊपर शंका उपस्थित हो गई थी, और वास्तव में इस डिसीजन के बाद वो सभी शोकॉज नोटिस विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ हो गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सैयद अली के केस के जजमेंट को ओवरकम करने के लिए सेक्शन 2 के सब सेक्शन 34 के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन इश्यू किया था, उसमें अमेंडमेंट करके एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स, एडिशनल डायरेक्टर्स और जॉइंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स इन द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को भी प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 17 और सेक्शन 28 के लिए प्रॉपर ऑफिसर घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके साथ ही पुराने केसेस के लिए भी सेक्शन 28 के अंतर्गत सब सेक्शन 11
इंसर्ट कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2011 के द्वारा, जिसमें यह दर्शाया गया नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी, all persons appointed as officers of customs under subsection 1 of section 4 before the 6th day of July 2011 shall be deemed to have and always had the power of assessment under section 17 and shall be deemed to have been and always had been the proper officers for the purposes of this section. इसमें यह कहा कोई भी जजमेंट यदि कॉन्ट्ररी है तब भी जिन ऑफिसर्स को 6 जुलाई 2011 के पहले सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 के अंतर्गत ऑफिसर्स ऑफ कस्टम्स अपॉइंट किया गया हो और जिन्हें सेक्शन 17 और सेक्शन 28 के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर डिक्लेयर किया हो, उन्हें 6 जुलाई 2011 से पहले भी प्रॉपर ऑफिसर माना जाएगा। यह अमेंडमेंट करने के बावजूद भी मंगाली इंपैक्ट्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो 2011 के पहले की सोकोज नोटिस डीआरआई ऑफिसर्स ने इश्यू की थी, उसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि यह अमेंडमेंट के बावजूद भी जो डिफेक्ट थी वह क्योर नहीं हुई है और वह डीआरआई ऑफिसर्स के द्वारा जारी सोकोज नोटिस वैध नहीं है। ऐसा निर्णय देने के पीछे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेक्शन 28 के अंतर्गत दर्शाए गए एक्सप्लेनेशन 2 को रिफर किया था। इस एक्सप्लेनेशन 2 में यह दर्शाया गया है कि फाइनेंस बिल 2011 को महामहिम प्रेसिडेंट की एसेंट मिलने से पहले के जो भी नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी या इरोनियस रिफंड के मैटर्स हैं वह पुराने लॉ से गवर्न होंगे, न कि नए लॉ से। तो यदि ऐसी बात है तो जो सब सेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 28 है वह तो फाइनेंस बिल को प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद ही लागू हुआ, तो पुराने केसेस में वह लागू नहीं होगा। इसके कारण से जो डीआरआई ऑफिसर्स ने सोकोज नोटिस इश्यू की है वह वैध नहीं मानी जाएगी, ऐसा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय था, जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गई, जहां पर उस जजमेंट के अगेंस्ट में स्टे दिया गया है और मैटर अभी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैनन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ कस्टम्स के केस में यह निर्णय दिया है कि डीआरआई ऑफिसर्स के द्वारा जारी सोकोज नोटिस सेक्शन 28 ऑफ द कस्टम्स एक्ट के अंतर्गत वैलिड नहीं है। सेक्शन 28 का सब सेक्शन 4 यह दर्शाता है कि जहां पर कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं की गई है, कॉल्यूजन, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट के द्वारा, तो वहां पर द प्रॉपर ऑफिसर सोकोज नोटिस दे सकता है। यहां पर द प्रॉपर ऑफिसर यह वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें भी जो द लिखा है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विशेष ध्यान दिया। इंग्लिश लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स ए, एन और द हैं उसका जिक्र करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो आर्टिकल ए या एन है वह इनडेफिनेट आर्टिकल है, जबकि आर्टिकल द है वह डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि वह किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को दर्शाता है। जब पार्लियामेंट ने द प्रॉपर ऑफिसर लिखा है, इसका मतलब वह डेफिनेट पर्सन को या डेफिनेट ऑफिसर को यह अधिकार देना चाहते हैं कि वह सोकोज इश्यू कर सके, अन्यथा पार्लियामेंट एनी प्रॉपर ऑफिसर वर्ड भी यूज कर सकती थी। द प्रॉपर ऑफिसर का यह अर्थ नहीं है कि जिस ऑफिसर ने इंपोर्ट हुए माल को क्लियर किया है या असेसमेंट किया है वही ऑफिसर उसका रीअसेसमेंट कर सकता है, लेकिन उसके बाद में आने वाला ऑफिसर
जो उसका सक्सेसर है या और कोई अन्य ऑफिसर जिसे ऑथोराइज किया गया है, उसी ऑफिस का कोई ऑफिसर है, वह रीअसेसमेंट के लिए सेक्शन 28 के अंतर्गत सोकोज नोटिस इश्यू कर सकता है। यह सेक्शन 28 के सबसेक्शन 4 का इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि जहां पर सेम पावर दो अलग अलग ऑफिसर्स को दिए गए हों, खास करके जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वे ऑफिसर कार्यरत हों, तो वे सेम केस के अंदर दोनों ऑफिसर अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यदि इस तरह का कार्य अलाउ किया गया तो यह काफी एनार्किकल हो जाएगा। इससे बिल्कुल भी सुव्यवस्था नहीं रह पाएगी। यह पता ही नहीं चल पाएगा कि किस केस को कौन सी एजेंसी या कौन सा डिपार्टमेंट डील कर रहा है, और हो सकता है एक ही केस को एक से ज्यादा डिपार्टमेंट, एक से ज्यादा अधिकारी डील करें। तो इसलिए इसको अनुमति नहीं दी जा सकती। क्योंकि असेसमेंट का काम असेसिंग ग्रुप या अप्रेजल ग्रुप करते हैं कस्टम्स में, इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कंक्लूड किया कि जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरआई है वह द प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 28(4) के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए जो रिकवरी प्रोसीडिंग्स या सोकोज नोटिस इश्यू करने की प्रोसीडिंग्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरआई ने की थी, वह विदाउट ज्यूरिसडिक्शन थी और उसे सेट असाइड किया जाता है। डीआरआई के ऑफिसर द प्रॉपर ऑफिसर के अंतर्गत तो नहीं आते हैं, लेकिन इसके आगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी एग्जामिन किया कि क्या वह प्रॉपर ऑफिसर भी हैं। द प्रॉपर ऑफिसर तो नहीं है, वह निर्णय ले लिया गया, लेकिन क्या वे प्रॉपर ऑफिसर भी हैं। जो प्रॉपर ऑफिसर की डेफिनेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 34 में दी गई है, और प्रॉपर ऑफिसर्स के लिए नोटिफिकेशन भी इसी सेक्शन के अंतर्गत जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अवलोकन किया और यह कहा कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि ऑफिसर्स ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत कार्य करते हैं, उन्हें भी कस्टम्स ऑफिसर्स के फंक्शंस एंट्रस्ट किए जाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 6 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 के अंतर्गत इस प्रकार से उनको अधिकृत किया जाना चाहिए था। जो नोटिफिकेशन सेक्शन 2 के सबसेक्शन 34 के अंतर्गत इश्यू किया गया था, वह सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने इश्यू किया था, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार सेक्शन 6 के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, जिससे डीआरआई के ऑफिसर्स को भी सेक्शन 28 के अंतर्गत सोकोज इश्यू करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर डेजिग्नेट किया जाए। इस प्रकार से जो नोटिफिकेशन इश्यू किया था उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड माना है, और यह माना है कि जिस सेक्शन के अंतर्गत वह इश्यू करना चाहिए था, उस सेक्शन के अंतर्गत वह नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ है। इस प्रकार से जो पूरी प्रोसीडिंग्स एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ डीआरआई के द्वारा सोकोज जारी करके इश्यू की थी, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विदाउट एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ माना, उसे इनवैलिड करार दे दिया और यह बताया कि उस प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड किया जाता है। जो भी उसके कारण से डिमांड रेज करने की प्रक्रिया थी, उसे भी सेट असाइड कर दिया गया। इस डिसीजन के अनुसार जितनी भी सोकोज नोटिस अभी डीआरआई द्वारा इश्यू की गई है, वे जिस स्टेज पर भी होंगी, वहां पर जो भी नोटिस हैं, इंपोर्टर्स हैं, वे इस जजमेंट का सहारा लेकर उन्हें चैलेंज करेंगे, और क्योंकि यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है,
यह अन्य सभी कोर्ट्स, सभी अथॉरिटीज के लिए बाइंडिंग है, तो DRI ऑफिसर्स के द्वारा जारी की गई शोकॉज नोटिस को विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ ही मानना पड़ेगा और उन्हें निरस्त ही कर देना पड़ेगा। कई बार किस्मत अच्छी हो तो DRI जैसी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा इन्वेस्टिगेट किए हुए केसेस में भी इस प्रकार के टेक्निकल मुद्दों के ऊपर इंपोर्टर की फेवर में डिसीजन आ सकता है। हालांकि इसमें भी आगे चल के गवर्नमेंट कानून में सुधार संशोधन करेगी, लेकिन हाल फिलहाल तो जो इंपोर्टर हैं उनको इस जजमेंट का बेनिफिट मिल सकता है। कई बार इस प्रकार किस्मत भी साथ दे जाती है, जैसे इस केस में दिया है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएस से रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।